आपके साथ मेनका चौधरी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, आज की बड़ी खबर है कि आज निर्वाचन आयोग यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की ओर से की जा सकती है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तारीखों का ऐलान होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि यूपी में 3 चरणों में चुनाव करवाए जा सकते हैं और इसके अलावा खबर यह भी है कि 1 मई से निकाय चुनावों की शुरुआत हो सकती है। 3 चरण में चुनाव होंगे, यानी कि मई के दूसरे हफ्ते तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। आज शाम 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। निर्वाचन आयोग की ओर से, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि 11 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, 11 तारीख को तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन आज ही खबर आई दिन में और सबसे पहले न्यूज 18 ने अपने दर्शकों तक यह खबर पहुंचाई कि आज ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, कल सीएम आवास पर मीटिंग होने वाली है, निकाय चुनाव को लेकर ही मीटिंग होने वाली है। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है और सभी दलों का कहना है कि इस बार शहर में उनका दबदबा रहने वाला है। हालांकि सभी दलों के पास एक जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, खासकर वार्ड्स में सबसे बड़ी चुनौती होगी, वो ये कि कई कैंडिडेट्स हैं कतार में, तो किन्हें खुश किया जाए, किन्हें पार्टी का साथ दिया जाए और किनके मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, किनकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा। ये एक चुनौती जरूर होगी सभी दलों के सामने। और हम आपको बता दें, इस वक्त हमारे सभी सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहां पे इक्वेशन क्या है, वहां पर तैयारी कैसी है, किस दल का क्या दावा है, निकाय चुनाव को लेकर कौन कितना तैयार है, ये जानकारी हमारे सभी सहयोगियों के पास है। तो वहीं न्यूज रूम से अनुपम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अनुपम अपडेट भी दे रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त है, बीएसपी से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ये बताइएगा सर, बीएसपी की तैयारी कितनी, क्योंकि कहते हैं कि बीएसपी का जो कैडर है वो हमेशा एक्टिव होता है और इस बार 2024 से पहले जब निकाय चुनाव हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है ये। आवाज आ रही है? विजय जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए रमाकांत जी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और बीजेपी जो कि कह रही है, और बीजेपी की ये रणनीति भी रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो या ग्रामीण इलाके में चुनाव हो, बीजेपी की तैयारी एक सी होती है और कल मीटिंग भी होने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर। रमाकांत जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी दावे कर रही है कि समाजवादी पार्टी ने तैयारी कर रखी है, बीएसपी का अलग कहना है कि उनकी तैयारी हो गई है। बीजेपी के सामने ईमानदारी से मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर चुनौतियां क्या क्या हैं? तैयारी तो आप गिना रहे हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं जिन्हें आप चुनौती मान रहे हैं? देखिए ऐसा है, जो कि खास करके संवैधानिक तरीके से हर एक पार्टियां चुनाव में जब जाती है तो उनके पास चैलेंजिंग होती ही होती है, चुनौतियां बहुत होती है। आप ये कहेंगे जो कि कोई भी बिल्कुल जाते ही और जीत बिल्कुल हासिल कर लेगा, मुझे लगता है जो कि थोड़ा ज्यादा कहना हो गया। तो सबके पास में चुनौतियां होती है, चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। मैं लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, जो कि पार्टियों को जब आप जनता से आप आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता भी आपसे अपेक्षा करती है। तो सबसे पहले तो प्राथमिकता आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी जो कि आपके मुद्दे क्या हैं और किस चीज को आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, खास करके जनता के सामने। आपने देखा जिस तरह से 2017 हो या 2019 का लोकसभा, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, या आप हम देख रहे हैं जो कि जिस तरह से निकाय चुनाव के अंदर में भाजपा का संगठन या भाजपा की जो प्राथमिकताएं हैं वो बिल्कुल सुनिश्चित है, जो कि एक कमिटमेंट के साथ हम जनता के सामने जाते हैं और वही कमिटमेंट हमें जनता का आशीर्वाद दिलाती है। निश्चित तौर पर जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती है जब आपको जनता आपको चुन करके एक प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको सदन में भेजती है। तो हमारी अपेक्षा, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो बिल्कुल सुनिश्चित है
और कमिटमेंट के साथ जनता के उस मुद्दे को लेकर के प्रखरता से हम पहले भी आते आए हैं और आगे भी आते आए। ठीक है रमाकांत जी, इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष महाराजगंज से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। आशीष, महाराजगंज का जो गुणागणित है वो क्या है, कितना बदला है या पहले की तरह की ही तस्वीर है? मेनका, आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद में योगी आदित्यनाथ ने आज गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटरमीडिएट कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित किया है। लाभार्थी परक योजना के जो लाभार्थी थे उनको संबोधित किया है। इस दौरान साफ मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो 6 साल में उनकी सरकार थी उसमें जो बदलाव हुए, खास करके महाराजगंज का जो तराई का इलाका है, जो पूर्वांचल का इलाका है, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी रही हो या फिर मेडिकल कॉलेज को लेकर के जो पीपीपी मॉडल पर महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इन सब योजनाओं को गिना करके मुख्यमंत्री ने यहाँ से नगर निकाय चुनाव का एक शंखनाद कर दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि आपका जो आशीर्वाद है वो उसको आगे बढ़ाइए ताकि डबल इंजन की जो सरकार है वो नगर निकाय में जो भारी भरकम रकम आती है उसका लाभ सीधे लाभार्थियों को हो और जन जन तक उसका लाभ हो। तो कहीं न कहीं बिगुल फूंक चुका है नगर निकाय चुनाव का। और जहां तक महाराजगंज जनपद की बात करें तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद जो गोरखपुर है, उनकी एक शाखा महाराजगंज जनपद में भी है, तो यहां पर उनका प्रभाव अच्छा रहता है और इस वजह से ये माना जा रहा है कि जो यहाँ निकाय नगर पालिका है और जो नगर पंचायतें हैं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 4 नए नगर पंचायत यहाँ बनाए गए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में, तो कहीं न कहीं से इसका लाभ बीजेपी को जाता दिख रहा है। लेकिन चुनौतियां हर दल को हैं और लगातार वो अपने अपने तरीके से कोशिश कर रही हैं कि नगर निकाय चुनाव को जीता जा सके। इसी की वजह है, आपको बता दें कि जो नगर पालिका है, जो नगर पंचायतें हैं, वहां लगातार आज से भोपू बजना शुरू हो गया है और प्रचार प्रसार तेजी से शुरू हो गया है। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। अशोक कुमार जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ। अशोक जी, जीत और हार के दावे तो सभी दल कर रहे हैं, ये बताएं कि जब निकाय चुनाव में आप उतरेंगे तो उसकी रणनीति अलग होगी या 2024 को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जाएगी? क्योंकि 2024 का चुनाव भी आसन्न है, तो इसलिए जो भी रणनीति हमारी है वो दोनों चुनावों को लेकर के कुछ रणनीति सेम है, कुछ रणनीति डिफरेंट है। और रह गए मुद्दे की बात, तो मुद्दे भी इस चुनाव को जो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं नगर निकाय के, उसमें हमारा सबसे बड़े मुद्दे हैं साण, शोषण और सामाजिक सौहार्द। ट्रिपल एस इसको आप कर सकती हैं, साण, शोषण और सामाजिक सौहार्द। आप देख रहे होंगे कि जैसे सड़कों पे, चाहे महानगर की सड़कें हो चाहे छोटे शहरों की सड़कें हो, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था साणों के हवाले बाबा ने कर दिया है। और शोषण की बात जहां तक किया जाए तो छोटे और मझोले व्यापारियों का जिस तरह से जीएसटी के माध्यम से या तमाम तरह के टैक्स के माध्यम से शोषण किया जा रहा है, पिछड़ों का शोषण किया जा रहा है, दलितों का शोषण किया जा रहा है। तीसरी चीज सामाजिक सौहार्द की बात मैं कर रहा हूँ। अभी आजमगढ़ क्योंकि मेरा गृह जनपद है और यहीं पे अभी 2 दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी आए थे और यहाँ पे क्योंकि गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है देश में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लेकिन उन्होंने एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान देकर के बड़ा ही निंदनीय कार्य किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रमजान में बिजली आती थी और बाकी हिंदू त्योहारों में नहीं आती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में इसी तरह का आरोप माननीय मोदी जी भी लगाए थे उस समय। चलिए अशोक जी, ये पुरानी बातों पे अगर आप आएंगे तो 2012 से 17 की बहुत सारी बातें हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी आपसे जब बोलेंगे तो फिर उसके बाद चर्चा बहुत लंबी खिंच जाएगी। मैं आऊंगा। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से। केबी, बताइए, आज जो है निकाय चुनाव का ऐलान संभव है, क्या तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं और किस तरीके से महत्वपूर्ण मानते हैं अयोध्या निकाय चुनाव को? केबी, आपको आवाज आ रही है? केबी शुक्ला से हमारा संपर्क नहीं हो रहा, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अलाउद्दीन हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर हम देखें पूर्व में जो चुनाव हुए और अब इस बार का निकाय चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, आरक्षण का पेंच फंसा हुआ था, काफी कुछ चीजें ऑलरेडी डिले हो चुकी हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं कि कब तक चुनाव पूरी तरह से संपन्न करा लिए जाएंगे और स्ट्रेटेजी किस तरीके की होगी?
देखिए, पिछले इलेक्शन की जिस बात का जिक्र आपने किया 2017 में, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, और ऐसे में नवंबर के महीने में चुनाव का ऐलान हुआ था, यानी नवंबर 2017 में, और 1 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से रिजल्ट आए थे। 16 नगर निगम सीटें थी, जिसमें से 14 में भारतीय जनता पार्टी और 2 पर बहुजन समाज पार्टी आई थी। समाजवादी पार्टी के पास कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन उसी के विपरीत नगर पालिका, नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर थी। तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी, भारी तादाद में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते थे। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा चेंज हुआ है। उसके बाद इलेक्शन हुआ 2019 का लोकसभा, फिर विधानसभा का इलेक्शन 2022 का हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। एक बड़ा वाजिब सवाल कुछ देर पहले जब आप कह रहे थे कि जो दावेदार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा नजर आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर के भी स्कैनिंग करनी होगी कि आखिर उनको किसको टिकट देना है, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा के इलेक्शंस भी हैं, नाराजगी किसी तरह से लोगों के बीच में ना जाए। जहां तक सवाल इलेक्शन का है, क्योंकि इलेक्शन 2015 से जब हम जो है जोड़ेंगे तारीखों को, थोड़ा सा लेट है, तो शायद इसीलिए प्रशासक भी बिठाए गए। लेकिन इस बीच में सरकार को तैयारियों का वक्त मिला, आयोग को तैयारियों का वक्त मिला, लेकिन आयोग पूरा मामला क्योंकि कोर्ट में गया तो एक बार फिर से इलेक्शन थोड़ा सा खिंचा। लेकिन सरकार अब चुनाव कराने की पूरी तरह से मूड में है, और लगातार जिस तरह से चीजों को शॉर्ट आउट किया गया, कमीशन बनाया गया, कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, फिर हाई कोर्ट ने लगातार अपने डिसीजन लगातार दिए, तो ऐसे में तैयारियां पूरी मुकम्मल है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चुनाव इसलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। शहर की सरकार की बात जरूर होती है, लेकिन नगर निगम को छोड़ करके बाकी जितने नगर निकाय के दूसरे इलेक्शन नहीं अलाउद्दीन, ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शहर को देखें और ग्रामीण अंचलों को देखें तो अलग अलग पार्टियों के अपने अलग अलग वोट बैंक हैं। और इससे पहले भी जो फिगर्स आई हैं, जो हमने देखी हैं रिजल्ट्स की, उनमें भी बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें साफ करती हुई दिखती हैं। यानी कि क्या यह माना जा सकता है कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा पूर्व में भी रहा है, और जैसा कि रिजल्ट्स में भी दिखता है, लेकिन ग्रामीण अंचल जो वाले जो इलाके हैं, यानी कि नगर पालिका के जो क्षेत्र हैं, उसमें सपा और बसपा का भी प्रभाव क्षेत्र बड़ा है। ठीक है, इसको समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। अनुपम, इस वक्त देवेश भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, देवेश का रुख कर लेते हैं। देवेश, आप बताएं कि वहां पर अब जब बिगुल फूकने वाला है, अब जब तारीखों का ऐलान होने वाला है, तो तैयारी किस तरह की दिख रही है, चर्चाएं किस तरह की दिख रही है, किस पार्टी के दफ्तर के बाहर एप्लीकेशन लेकर ज्यादा संख्या में दिख रहे हैं दावेदार? जी, सहारनपुर में भी निकाय चुनाव का बुगुल फूकने की दहलीज पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ लोग जो है पहले से ही तैयारी करके रखे हुए हैं, क्योंकि काफी दिनों से चुनाव की तैयारियां चल रही थी। और भाजपा में जहां लाइन लगी हुई है टिकट पाने के लिए, वहीं मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा 2017 में यहाँ पहला महापौर चुना गया था। उससे पहले ये नगर पालिका हुआ करती थी, उसके बाद नगर निगम बना, और पहला चुनाव 2017 में ओबीसी के अंतर्गत यहाँ पे संजीव वालिया यहाँ से चुनाव भाजपा के टिकट पर जीते थे। उसके बाद इस बार भी ओबीसी की सीटें आरक्षित हुई है, और यहाँ कुछ लोग जो हैं यहाँ जो वार्ड 18 से हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं यहाँ पे किस प्रकार की तैयारी है। यहाँ शुरू करवाओ गठन जो है। जी, आप बताएंगे सहारनपुर में जो है लोग इसका नाम है निकाय चुनाव का शुरू होने वाला है, क्या तैयारियां हैं? मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक है। मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और मैं यही लेबर कॉलोनी का मैं वासी हूँ। लेकिन उसकी तैयारी का जो मतलब है नगर निकाय चुनाव की बात है। वैसे तो मैं तो मानता हूँ सरकार अपने काम पे आपका जो चुनाव की बात करनी चाहिए, और काम तो नगर न नजर आ रहा। हाँ, काम तो आपको नजर नहीं आ रहा है कि सरकार की नीति जो महंगाई, बेरोजगारी, वो सब चीजों पर थी, तो उस पर कोई नजर नहीं आ रहा। एजुकेशन पे बुरी उल्टा काम कर रही है सरकार। एजुकेशन पे भी मैं तो कहता हूँ जब एजुकेशन ही नहीं रहेगी तो अभी नया है, तो जब सरकार इस पर इंगित नहीं करेगी तो अभी और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ। जी देवेश, मैं अपना एक सवाल यहाँ रख देना चाहती हूँ। संयोजक हूँ यहाँ पे। जी। सवाल ये है, अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने 3 मुद्दों को रखा कि इन 3 मुद्दों के साथ वो जाने वाले हैं चुनाव में। इन 3 मुद्दों पर आप सर्वे कर लीजिए, वहां मौजूद लोगों से सवाल कर लीजिए। पहला, उनका कहना है सांड, वहां कितना बड़ा इशू है, शोषण, और तीसरा उन्होंने मुद्दा बनाया कि किस तरह से सामाजिक सौहार्द को लेकर के एक इशू उठाया। लोगों से पूछिए इस मुद्दे पर। अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने
3 मुद्दे उठाए हैं। एक तो सामाजिक सौहार्द के विषय में उनका कहना है कि यहाँ एक मुद्दा बना के चल रहे हैं प्रदेश में। सामाजिक सौहार्द जिससे अच्छा क्या होगा? सामाजिक सौहार्द बताइए आप। उसने कहा पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में इतना विकास हुआ है। आप देखिए जो अपराधी है वो अपराधी इस समय अपराध करते समय कितना डर रहा है। आप ये देखिए, आप जहाँ पर खड़े हैं पहले यहाँ पर इतनी गंदगी रहती थी बहुत ज्यादा। आप इतना सादा सुंदर सादा वातावरण है। ये सेंट्रल ग्राउंड है, लेबर वेलफेयर ग्राउंड है, इतना सुंदर यहाँ पे हो गया है। आप महिलाओं की सुरक्षा का मामला ले लें, आप उसने कहा जो है सड़कों के निर्माण की बात ले लें, सामाजिक सुरक्षा का मामला ले लें, आप किसी प्रकार की उसने कहा अपराधीकरण ले लें। इनके CCTV जगह सब जगह लगा दिए गए हैं अपराधी को रोकने के लिए। सरकार अपना बहुत अच्छे से काम कर रही है और सब लोग उसने कहा सरकार के साथ हैं और सरकार के काम से खुश हैं। हमारे साथ में जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं सुरेंद्र शर्मा जी, उनसे भी जानते हैं। जी बताएंगे कि क्या देखते हैं आगामी चुनाव के बारे में। ये है जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, ये है लोकल सरकार है। और लोकल सरकार में मान लिया पहले हमारा मेयर था और आगे भी मेयर भाजपा का ही होगा। यहाँ पर 70 पार्षद होते हैं। 70 में से हमारे 28 जीते थे और 6 पार्षद हमारे बाद में पार्टी की नीतियों को देख करके उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। कुछ निर्दलीय सभासदों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और पूरे 5 साल नगर में जब काम की शुरुआत हुई तो केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी में हमारा सहारनपुर का नाम आया। जब स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ तो हम पहले विजय मिश्रा का जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, सवाल ये है कि निकाय चुनाव के ऐलान में अब कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है, आपकी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है और किस तरीके से इस सियासी दंगल में आप ताल ठोकने वाले हैं? निकाय चुनाव गरीब जनता का चुनाव है और हम इस निकाय चुनाव में सबसे पहले फोकस करेंगे कि हर गरीब को छत मिले, हर गरीब को बिजली मिले, हर गरीब को पानी मिले। आज हर नगर निकाय में, नगर पालिका में सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। हर शहर में पानी फ्लोराइड का चल रहा है, कहीं पे पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर इतने पैसे की बर्बादी की गई, कहीं भी पब्लिक लॉन्ड्री की व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि लोग अपने कपड़े या होटल के लोग धुलवा लें और पानी की व्यवस्था बचे। हम लोग प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीजों को गरीबों तक पहुंचाया जाए और हर व्यक्ति नगर निकाय में अगर रहे तो अगर वो स्मार्ट सिटी में है उसको लगे कि हाँ वो स्मार्ट सिटी में है। ये ना हो कि और नाम स्मार्ट सिटी का हो और उनके ऊपर स्मार्ट सिटी की व्यवस्थाएं न मिले और उसका पूरा टैक्स वो स्मार्ट सिटी का। भाजपा तो कह रही है, भाजपा तो दावे कर रही है, विकास कर रहे हैं स्मार्ट सिटी साहब, इसका दम तो वो भर रहे हैं। आप तो 2 सीटों पे जीते थे, उसकी सूरत आप नहीं बदल पाए। सर एक इलाहाबाद शहर है, प्रयागराज वो स्मार्ट सिटी है, लखनऊ भी स्मार्ट सिटी है। आप जाके देख के आइए कि वहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे जो बंदरबाट हुआ है पूरे। अलीगढ़ में तो आपके मेयर जीते थे, अलीगढ़ में तो आपकी पार्टी के मेयर जीते थे। इस सरकार में जो काम करने वाला होता है उसके पीछे CBI और ED लग जाती है और जो काम नहीं करता रमाकांत जी लीजिए विकास की जब बात हो रही है तो ED और CBI याद आ जा रहे हैं। भाई आप इन्हें गिनाइए, 14 जगह आपने क्या क्या काम किए, 14 जगह आपके मेयर थे, गिनाइए, बताइए इनको लिस्ट लेकर के पूरा। अनुपम जी अभी CBI और ED की बात कर रहे थे। 14 विपक्षी दल मिलकर के हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे इसी विषय को लेकर, पीछे पड़ जाएंगे, इसी विषय और इसी तथ्य को लेकर के गए हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उल्टे पांव लौटा दिया और उन्होंने कहा जो कि CBI और ED का जो आप लोग कह रहे हैं जो कि नहीं टारगेट करके हमें हमारे ऊपर ये लगा दिए गए हैं, डर लग रहा है। विजय जी कह रहे हैं डर लग रहा है। भाई आप छोड़ देते हैं पीछे, अब क्या करें वो? नहीं अनुपम जी, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है जो कि टिप्पणी की है जो कि आपके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं हो सकती, इसीलिए इस तरह की बातें और ये बहुत बड़े मास लेवल पर इस चीज की बात चर्चा हुई है। ठीक है रमाकांत जी यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कर दी, लेकिन कई सवाल आपके लिए यहाँ पर हैं मुद्दों को लेकर, उससे लेकर मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन इससे पहले विजय जी से ही एक सवाल और कर लेते हैं। विजय जी, आपने हवा में उछाल दिया कि जो विकास का काम करते हैं उनके खिलाफ CBI और ED को लगा दिया जाता है। कोई नाम बताइए जरा जिन्होंने विकास का काम किया और उनके खिलाफ CBI और ED, खासकर आपकी पार्टी में कोई ऐसा हो जिसे परेशान किया जा रहा हो इन 2 एजेंसियों की ओर से। नहीं, मैं कह रहा हूँ लगातार आप देखिए कोई अगर अधिकारी काम कर रहा है उसके यहाँ ED के छापे पड़ रहे हैं। नाम बताइए, नाम बताइए। नहीं मैंने कहा ना, नाम तो आपको आपके पास सबसे पहले नाम आ जाते हैं।
नाम तो सबसे पहले देखिए, छत्तीसगढ़ में किसी ने अपना काम नाम किया, लगाएंगे। विकास का काम किया और उसके पीछे सीबीआई ईडी लगा दी गई, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो उदाहरण तो आप रखेंगे ना, या यूं ही हवा में ये बात कर देंगे? पूरा देश कह रहा है आज सरकारी मशीनरी भाजपा के कहने पर काम कर रही है और चुनाव है। मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा था, ये सरकारी तो क्या यही मुद्दे होने वाले करेंगे निकाय चुनाव में? यही मुद्दे हैं, यही तैयारी है बीएसपी की, यही मुद्दे हैं। बीएसपी की तैयारी पूरी है। बीएसपी ने अपने सारे नगर पंचायतों पर कैंडिडेट उतार दिए हैं। हमारे कैंडिडेट प्रचार कर रहे हैं और अभी तक भाजपा ने कैंडिडेट नहीं उतारे इनके यहाँ। तो आप कह रहे हैं कि आप 4 कदम आगे चल रहे हैं, आपकी तैयारी और आगे चल रही है, 4 कदम आगे हैं, ठीक है। अब रमाकांत जी के पास चल लेते हैं। रमाकांत जी, यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी की ओर से 3 मुद्दे रखे गए, बीएसपी की ओर से भी मुद्दे रखे गए। बीएसपी कह रही है कि आप स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसों का बंदरबाट तो बहुत हुआ, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है। पानी को लेकर, बिजली को लेकर लोग परेशान है। सांड एक बहुत बड़ी समस्या है समाजवादी पार्टी की ओर से। इन मुद्दों को लेकर जब ये दल उतरेंगे तो क्या जवाब बीजेपी के पास होगा? मेनका जी, एक चीज जरूर यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जब 2022 के जब चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय में भी आवारा पशुओं के जो मुद्दे थे वो समाजवादी पार्टी ने बड़े ही प्रखरता से उठाया था। ठीक था, समस्या थी, हम भी इस चीज को मानते थे, लेकिन हमने उसके लिए एक अलग वैकल्पिक व्यवस्था करी है। इसलिए ये सारे मुद्दे विपक्षी के दल के हो सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल संजीदगी तरीके से हम प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं और इसमें कहीं कोई नहीं, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर के ले, चाहे वो कोई भी भू माफिया हो या माफिया हो। आपने देखा, हमने सबने देखा, जो कोई भी अपराधी बच करके निकल नहीं सकता। ठीक है रमाकांत जी, आपकी सरकार और आप अपनी उपलब्धियों की सूची जारी कर रहे हैं, उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, गिना रहे हैं, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, वोटिंग का पैटर्न अलग होता है। विधानसभा चुनाव में उसी तरह से लोगों की सोच अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जब बात शहर या गांव की लड़ाई की होगी तो वहां पर भी मुद्दे अलग हो जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे आप सभी के पास, लौटेंगे आप सभी, बने रहे प्लीज हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।